आइए आज चलते हैं भारत के एक सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पवित्र स्थल की ओर। एक ऐसा मंदिर जहां देवी की पूजा किसी मूर्ति में नहीं बल्कि सीधे सीधे धरती के रूप में होती है। जरा सोचिए, असम की नीलाचल पहाड़ी पर एक मंदिर है जहां पूजा का केंद्र कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं बल्कि चट्टान में बनी एक कुदरती दरार है। और ये दरार एक भूमिगत झरने से हमेशा भीगी रहती है। इसे स्त्री की रचनात्मक शक्ति, उसकी उर्वरता का एक जीता जागता प्रतीक माना जाता है। अच्छा, इस जगह के गहरे महत्व को समझने के लिए हमें पहले उस महान कथा को जानना होगा जिससे पूरे उपमहाद्वीप में 51 शक्ति पीठों का जन्म हुआ। ये वो पवित्र स्थान हैं जो देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने से बने थे और कामाख्या को उन सब में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ हर साल अंबुबाची मेला लगता है, एक ऐसा अनूठा उत्सव जो धरती के मासिक धर्म और उसकी सृजन क्षमता का जश्न मनाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान यहाँ का झरना भी लाल हो जाता है। तो आखिर इस शक्तिशाली जगह के पीछे की पूरी कहानी क्या है और ये मान्यताएं आई कहाँ से? तो कामाख्या की कहानी असल में इतिहास से भी पुरानी है। इसकी जड़ें हैं एक ऐसे ब्रह्मांडीय नाटक में जिसने इस भूमि को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। ये कहानी है देवताओं की, प्रेम की और एक बहुत बड़े बलिदान की। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा दक्ष अपनी बेटी सती और उनके पति शिव का अपमान करते हैं। इस अपमान से आहत होकर सती यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर देती हैं। क्रोध और दुख से भरे शिव सती के शरीर को लेकर विनाशकारी तांडव शुरू कर देते हैं। जब पूरी सृष्टि पर संकट आ जाता है तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर देते हैं। धरती पर जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। और कहते हैं कि नीलाचल पहाड़ी पर जहाँ आज कामाख्या मंदिर है, देवी की योनि गिरी थी जिसने इस जगह को सभी शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख और स्त्री की रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र बना दिया। और देखिए, इस जगह के नाम भी कितने दिलचस्प हैं। हर नाम में एक कहानी छिपी है। एक नाम है प्राग ज्योतिष, मतलब पूर्वी ज्योतिष का शहर। माना जाता है कि यही ब्रह्मा ने सबसे पहले तारों की गणना की थी। और दूसरा नाम है कामरूप, यानी वो जगह जहाँ कामदेव को उनका रूप वापस मिला। ये नाम इस जगह की जीवन देने वाली शक्ति को दिखाते। तो चलिए मिथकों के इस दुनिया से निकलकर अब उस दौर में चलते हैं जब इस पवित्र भूमि पर उन राजाओं ने शासन किया जिनकी कहानियां मिथक और इतिहास के बीच की रेखा को लगभग मिटा देती हैं। तो इस इलाके के जो सबसे पहले शासक माने जाते हैं वो थे दानव और भौम राजवंश के राजा। ये सिर्फ शासक नहीं थे बल्कि इन्होंने एक ऐसी वंशावली की शुरुआत की जिसने प्राचीन असम को महाभारत जैसे महाकाव्यों की दुनिया से सीधे सीधे जोड़ दिया। भौम वंश के संस्थापक नरकासुर की कहानी तो मंदिर की नींव से ही जुड़ी है। कहा जाता है कि उसने देवी से विवाह करने की इच्छा जताई तो देवी ने एक रात में पहाड़ी तक सीढ़ियां बनाने की शर्त रख दी। और स्थानीय लोक कथाएं आज भी बताती हैं कि कैसे देवी ने चालाकी से उसे रोक दिया और वो अधूरी सीढ़ियां आज भी उस कहानी की गवाह हैं। और ये जुड़ाव सिर्फ स्थानीय कहानियों तक सीमित नहीं था। नरकासुर के बेटे भगदत्त जैसे योद्धाओं ने महाभारत के महान युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। इससे ये पता चलता है कि कैसे इस क्षेत्र के राजा महाराजा अखिल भारतीय महाकाव्यों का एक अहम हिस्सा थे, जिसने इनकी प्राचीन प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। तो मिथकों के इस युग के बाद इतिहास के पन्नों में हमें राजाओं का एक लंबा सिलसिला मिलता है जिन्होंने इस पवित्र विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि आगे बढ़ाया और कामाख्या की कहानी में अपने अध्याय भी जोड़े। अगर हम 1000 साल से भी ज्यादा के इतिहास पर नजर डालें तो कई बड़े राजवंश सामने आते हैं। वर्मन राजवंश ने कामरूप को एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया। उनके बाद सालस्तंभ और पाल राजवंश आए और फिर 16वीं सदी के बाद कोच और अहोम राजाओं ने मंदिर को वो रूप दिया जिसे हम आज देखते हैं। मतलब हर वंश ने इस पवित्र स्थल पर अपनी एक छाप छोड़ी। इन राजाओं का प्रभाव कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्मन वंश के राजा भास्कर वर्मन को मशहूर चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने पूर्वी भारत का राजा कहकर पुकारा था। मतलब उनकी ख्याति देश की सीमाओं के भी पार थी।
लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को 16वीं सदी में एक बहुत बड़ा झटका लगा। काला पहाड़ जैसे आक्रमणकारियों के हमलों में मंदिर को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया। ये पवित्र स्थल खंडहर में बदल गया था। पर यहीं से इसके पुनर्जन्म की कहानी भी शुरू हुई और फिर उन्हीं खंडहरों से आज का ये भव्य मंदिर खड़ा हुआ, ठीक एक फीनिक्स पक्षी की तरह जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। ये शाही संरक्षण और वास्तुकला के एक बेमिसाल तालमेल की कहानी है। साल था 1565 जब कोच वंश के राजा नर नारायण ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने पुराने मंदिर के ही टूटे फूटे पत्थरों और खंडहरों का इस्तेमाल करके इसे एक नया जीवन दिया और इसी पुनर्निर्माण ने कामाख्या को वो रूप दिया जिससे आज पूरी दुनिया परिचित है। इस पुनर्निर्माण के दौरान एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। जब कारीगर पत्थर का पुराना गुंबद या शिखर दोबारा नहीं बना पाए तो उन्होंने एक नई तकनीक अपनाई और यहीं से नीलाचल शैली का जन्म हुआ। ये उत्तर भारत की नागर शैली और मुगल वास्तुकला का एक अनूठा संगम है। आप यूं समझिए कि एक चुनौती ने एक नई स्थापत्य शैली को जन्म दे दिया। आज का यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि कई हिस्सों का एक जटिल समूह है। इसका मधुमक्खी के छत्ते जैसा गुंबद पारंपरिक शिखरों से बिल्कुल अलग दिखता है। गर्भगृह से लेकर नाट्यशाला तक इसमें 5 अलग-अलग कक्ष हैं और हर हिस्से पर अलग-अलग दौर के राजाओं की छाप दिखती है, जैसे कि नाट्यशाला को बाद में एक अहोम राजा ने बनवाया था। तो कामाख्या आज भी मिथक, इतिहास और आस्था का एक जीता जागता संगम है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे कुछ स्थान हमारी गहरी से गहरी मान्यताओं का केंद्र बन जाते हैं। कामाख्या की ये सदियों पुरानी शक्ति हमें किसी स्थान की पवित्रता के बारे में क्या सिखाती है?